तो गुड मॉर्निंग टीचर्स, आप सभी का नवनिर्मिति टीचर ट्रेनिंग सीरीज भाग 2 में स्वागत है। नवनिर्मिति एड क्वालिटी फाउंडेशन एक नॉन फॉर प्रॉफिट संस्था है जिसकी शुरुआत 1995 में बंबई में हुई थी। हमारा शुरुआत से ही यह उद्देश्य रहा है कि कैसे हम शिक्षा को सार्थक करें और एक ऑल्टरनेटिव मेथड के माध्यम से दें जो कि लर्नर सेंट्रिक हो। हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन और स्टेम एजुकेशन में फोकस काम कर रहे हैं। पिछले वर्ष एल&टी CSR के साथ मिलकर हमने इंजीनियरिंग फ्यूचर प्रोग्राम 20 स्कूल्स में शुरुआत की है, जिसमें से हमारी 8 स्कूल जो हैं जयपुर से हैं, बाकी स्कूल पौंडीचेरी और तमिलनाडु से हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एल&टी एक इंजीनियरिंग कंपनी होने के नाते बच्चों को साइंस और मैथ्स में बढ़ावा देना चाहती है, इसलिए इस प्रोग्राम का नाम इंजीनियरिंग फ्यूचर दिया गया है। हम 6वीं, 7वीं, 8वीं कक्षा के बच्चों को फोकस कर रहे हैं और साथ ही साथ में साइंस और मैथ्स ठीक से पढ़ा रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट में सस्टेनेबल बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल बनाने के लिए हम टीचर्स को भी ट्रेनिंग कर रहे हैं कि वो कैसे किड्स को अपने रोज की क्लास में अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें, किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। टीचर्स के सपोर्ट के लिए हमारे स्कूल फैसिलिटेटर नियुक्त किए हैं जो टीचर्स को डेली यह किट्स यूज करने में मदद करते हैं। हम टोटल 5 ट्रेनिंग देने वाले हैं और हर शुक्रवार हम हिंदी में ट्रेनिंग देंगे और शनिवार को तमिल और इंग्लिश में देना चाहते हैं तो आप उन्हें जरूर बताएं। इस ट्रेनिंग में हमने विद्या विदाई संस्था से कोलैबोरेट किया है और आशा है कि आप इसमें अपना फुल पार्टिसिपेट करेंगे। एक बार फिर से आप सभी शिक्षक वर्ग एल&टी और राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट को धन्यवाद करती हूँ। हमारे टीम का एक छोटा सा परिचय मैं देना चाहूंगी। हमारे टीम से मैं सुषमा सेंट्रल टीम से, और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे ट्रेनर राम नारायण जी, जिससे आप सारे काफी वाकिफ हैं। हमारी दूसरी ट्रेनर हैं वर्षा जी, वर्षा जी को भी आप सभी जानते हैं। और तीसरे ट्रेनर आज के रवि जी, और विद्या विदाई टीम से रिजी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो हम आज की ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं और मैं राम नारायण जी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत करें, आज के ट्रेनिंग की शुरुआत करें। राम नारायण जी। जी नमस्ते, सभी को नमस्ते। आप अपना कीमती समय देकर इस ट्रेनिंग से जुड़े, आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की ट्रेनिंग का जो टॉपिक है इफेक्टिव यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रभावी उपयोग शिक्षा में कैसे अपन कर सकते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, समझेंगे और इसको बढ़ावा देने के लिए उपयोग करेंगे इसका शिक्षा के क्षेत्र में। नेक्स्ट। अब जैसे कि कुछ नॉर्म्स है, इसके नॉर्म्स ये है कि जैसे मान लीजिए अभी सारे टीचर्स इस ट्रेनिंग से जुड़ गए, लेकिन कुछ एक टीचर जुड़ भी गए लेकिन उनके पास वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं आने के लिए उसको एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, ज्वाइन ऑडियो पे जाना पड़ेगा उनको। ज्वाइन ऑडियो पर 2 ऑप्शन है। ऊपर वाला ऑप्शन है कॉल वाया डिवाइस ऑडियो। डिवाइस ऑडियो के माध्यम से कॉल चुनकर, मतलब इसको सेलेक्ट करके अपन जो भी बात साझा करेंगे आपस में आवाज सुन पाएंगे, इसलिए आप इसको चुनिए ताकि अपन आपस में आवाज सुन सके। मैं देखना चाहूंगा कि अपने जितने भी पार्टिसिपेशन हैं, ममता भंडारी मैम, शायद वो अभी तक उनके पास आवाज नहीं जा रही है अभी तक, तो मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि वो ऑप्शन चुने। नॉर्म्स में जैसे कि अपन उस ऑप्शन को चुनने के बाद में अपन आवाज आराम से सुन पाएंगे। और म्यूट वाला ऑप्शन है, इसी के लेफ्ट हैंड साइड में म्यूट वाला ऑप्शन है। उस म्यूट वाले ऑप्शन में अपन उसको म्यूट करेंगे ताकि अपनी जो भी बातचीत है इफेक्टिव तरीके से अपन उसको सुन सके और सभी के पास अपनी आवाज पहुंच सके। और इसलिए ये भी है कि आपकी सक्रिय भागीदारी इसमें होना जरूरी है। जो भी इस ट्रेनिंग में बताया जाए, जो भी अपन चर्चा करें, आप लोग एक्टिव होके, सक्रिय होके इसको सुने, समझें।
और इसी स्लाइड में, इसी जो आपके पास जो स्लाइड खुलेगी, विंडो खुलेगी, उस विंडो में ही राइट हैंड साइड पे मोर वाला ऑप्शन है। मोर वाले ऑप्शन पे 3 डॉट है। 3 डॉट वाले ऑप्शन पे अपन क्लिक करेंगे। क्लिक करते एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उस डायलॉग बॉक्स में ऊपर चैट लिखा हुआ है। जैसे अपन मैसेज में चैट, व्हाट्सएप मैसेज में चैट करते हैं, सेम इसी प्रकार से है कि इसमें अपन किसी भी प्रकार से अपना मैसेज, अपनी बातचीत साझा करने के लिखकर अपन आदान प्रदान कर सकते हैं, बातचीत साझा कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज हो, किसी भी प्रकार के डाउट हो, किसी भी चीज को समझने से संबंधित अपनी बातचीत आदान प्रदान के लिए आप चैट में जाकर लिखकर अपनी बात को साझा कर सकते हैं। चलो अपन ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सी गेम है, इस गेम को खेलते हैं। गेम को खेलने के बाद में अपने ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही छोटा सी गेम है, एक पजल है, और इस पजल में मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, चैट बॉक्स में लिखकर बताइए कि इसमें कितने पिक्चर है, कितने चित्र है। आप सबसे दरख्वास्त है कि जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, आप चौथे नंबर में जो घड़ी देख रहे हो, तो घड़ी को हम अंग्रेजी में वॉच बोलते हैं, तो वॉच का चौथा शब्द है सी। ऐसे ही आपको बाकी के जितने तस्वीरें दी गई है, इन तस्वीर के आपको शब्द ढूंढने हैं। तो पहले जैसा ट्री है, तो ट्री का पहला शब्द क्या होगा, बेल है तो बेल का दूसरा शब्द क्या होगा, हॉर्स है तो हॉर्स का पहला शब्द क्या होगा। तो आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है वो शब्द, और ये शब्द आप जब बना लोगे तो आपको एक वर्ड दिखाई देगा, तो आपको वो वर्ड चैट में लिखना है, और वो सुपर हीरो का एक वर्ड है। तो आप जैसे ये सुलझा लेंगे, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपके शब्द क्या बन रहे हैं। आप अनम्यूट करके भी अपना जवाब दे सकते हैं। ममता पहला भंडारी आंसर मैम ने हैंड रेस किया है। दूसरा आंसर भी अपने पास पारुल मैम का आया है, टीचर। ममता मैम को ममता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं है, तो आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आप अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख सकते हो। दो आंसर आ गए हैं, बाकी के टीचर्स हम आपका आंसर के लिए वेट कर रहे हैं। देखते हैं इसमें आपने जो हम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ जी, अब हेलो। बोलिए। हाँ, इस गेम को, इस पजल को आपने सोल्व किया। आगे अपन देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि अपने पास दो आंसर मिले हैं, मैच करते हैं। जो दोनों आंसर दिए हैं अपने पास टीचर, टीचर शब्द मिला है अपने पास, कि सभी पिक्चर से जो लेटर मिलाकर, ऊपर दिए अंकों के आधार पर लेटर मिलाकर जो बना शब्द, वो एक टीचर है। मीन्स शिक्षक। टीचर की जो महत्व, राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सभ्य समाज में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैं टीचर के लिए कुछ कहना चाहूंगा कि शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं होता, शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं होता, गुरु से मिला आशीर्वाद, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं होता, गुरु से मिला आशीर्वाद, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं होता। शिक्षक के बिना अपन सुसंस्कृत सुसभ्य समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, कि मतलब समाज में टीचर के बिना समाज अधूरा है। जरूरी नहीं कि रोशनी चिंगारियों से ही हो,
शिक्षा से भी लोगों के घरों की रोशनी होती है। मतलब टीचर के बिना समाज अधूरा है। बहुत बढ़िया राम जी। आगे अपन देखते हैं इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए। आज की जो ट्रेनिंग है उसके मुख्य 3 उद्देश्य है। उन तीनों उद्देश्य पे अपन चर्चा करेंगे। तीनों उद्देश्य में से पहला उद्देश्य है कि व्हाट्सएप कॉल मैसेज के माध्यम से छात्रों के साथ प्रभावी बातचीत, प्रभावी आदान प्रदान कैसे कर सकते हैं। दूसरा है कि दूरस्थ शिक्षण चुनौतियों पर काबू पाए, मतलब जो भी समस्याएं आ रही है डिस्टेंस लर्निंग में, उसकी समस्या को समाधान कैसे कर सकते हैं अपन। तीसरा है छात्रों की सीखने में माता पिता की भागीदारी को सक्षम करें, पेरेंट्स का उनके सीखने में मुख्य रूप से भागीदारी होए। इन तीनों उद्देश्यों को अपन समझेंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से एक पौधे को अपनी ग्रोथ के लिए सूर्य का प्रकाश, पानी, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मिट्टी से खनिज लवण, इन चीजों की आवश्यकता होती है ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए, संपूर्ण विकास के लिए, ठीक उसी प्रकार से एक विद्यार्थी के लिए भी विद्यार्थी को सीखने के लिए भी लर्निंग एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है, जो कि क्या है कि एक प्लेटफॉर्म उसको चाहिए, एक चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म हो चाहे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म हो, उसके पास रिसोर्सेज चाहिए, उसके पास बुक्स चाहिए, उसके साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म चाहिए। अगर ये है तो प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। गाइडेंस टीचर के द्वारा भी हो सकती है, अपनी फैमिली मेंबर्स के द्वारा भी हो सकती है। मींस एक स्टूडेंट को ऑल ओवर डेवलपमेंट, शिक्षा में ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए इन सभी चीजों की जरूरत होगी। इन चीजों की जरूरत होने पर ही वह संपूर्ण विकास होगा। इसलिए जिस प्रकार से पौधे के लिए सभी चीजों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से एक बच्चे को, स्टूडेंट को इन सभी चीजों की आवश्यकता होती है। आगे अपन देखना चाहते हैं कि कोविड-19 में शिक्षा में कोविड-19 का प्रभाव, शिक्षा में कोविड-19 का क्या प्रभाव पड़ा। मार्च में जैसे ही लॉकडाउन लगा उसके बाद में इसमें कोविड-19 का सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव, दोनों ही प्रभाव के बारे में अपन यहाँ देखेंगे, चर्चा करेंगे कि जैसे ही मार्च में लॉकडाउन लगा तो इस नकारात्मक प्रभाव इसमें देख रहे हैं। पहले कि नकारात्मक प्रभाव में पहला पॉइंट है अनप्रिपेयर्डनेस, मतलब अपन तैयार नहीं थे, अपनी प्लानिंग नहीं थी। जैसे ही लॉकडाउन लगा तो उसके आगे की प्लानिंग नहीं थी कि अपन क्या करें, किस प्रकार से एजुकेशन प्राप्त करें। दूसरा है स्कूल क्लोजर, जैसे लॉकडाउन लगा सडनली स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सभी बंद हो गए, तो ये प्रॉब्लम छात्रों के लिए बहुत बुरी समस्या खड़ी हो गई यहाँ भी। तीसरा है रीचिंग आउट ऑफ स्टूडेंट, मतलब अब ये समस्या हो तो गई लेकिन छात्रों के पास कैसे पहुंचे, उनकी पहुंच तक अपना मटेरियल कैसे पहुंचे, ये भी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। और चौथा है न्यू नॉर्मल इज टाइम कंज्यूमिंग, मतलब टेक्नोलॉजी का टाइम है। अब ये सारा सब कुछ होने के बाद में जो टेक्नोलॉजी है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसको सीखने में टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, उस टाइम को कैसे रिड्यूस किया जाए, तो इसके ये नेगेटिव कई प्रभाव है। तो नकारात्मक प्रभाव देखने के साथ साथ ही हम देखना चाहेंगे कुछ इसके सकारात्मक प्रभाव भी है। सकारात्मक प्रभाव कौन से हैं कि देखिए, पहला है कि जैसे मान लीजिए अब ये सारी चीजें तो हो चुकी, लेकिन अब इसके सकारात्मक प्रभाव क्या है। सकारात्मक प्रभाव में अपन देखना चाहेंगे, पहला पॉइंट है ब्लेंडेड अप्रोच इन लर्निंग। ब्लेंडेड अप्रोच लर्निंग मींस एक शिक्षा का मिश्रित रूप डिजिटल में, जैसे यूट्यूब से अपन मटेरियल पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप के द्वारा अपन पढ़ाई कर रहे हैं, मैसेंजर के द्वारा अपन पढ़ाई कर रहे हैं, एक मिश्रित रूप से डिजिटल में अपन पढ़ाई करना। दूसरा है पर्सनलाइज लर्निंग। पर्सनल लर्निंग में यह है कि अपन छात्रों से 1 to 1 कनेक्ट होकर, पर्सनल कनेक्ट होकर, पर्सनल अटैचमेंट होकर उनको सिखा रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। तीसरा है एक्सेस टू मल्टीपल रिसोर्सेज। अब इसमें एक्सेस टू मल्टीपल रिसोर्सेज में यह है कि कई गवर्नमेंट की वेबसाइट है, कई प्राइवेट वेबसाइट है, उनकी डेटा है, स्टडी से संबंधित मटेरियल है, उसको अपन इजीली एक्सेस कर सकते हैं, जैसे पीडीएफ फाइल हुई, यूट्यूब से वीडियो हुए,
और भी कई प्रकार से अपन पढ़ाई से संबंधित उनको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये रिसोर्सेज अवेलेबल है। चौथा है कोलैबोरेटिंग फॉर क्वालिटी एजुकेशन। चौथा ये कह रहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए इसमें सहयोग करना, मतलब इसके पॉजिटिव सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक के साथ साथ सकारात्मक प्रभाव भी हैं, उनको अपने को जोर देना है ताकि सभी बच्चों में निश्चित रूप से कुछ न कुछ इसका इफेक्ट मिले। थैंक यू राम जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने शिक्षा में कोविड-19 का किस तरीके से परिणाम पड़ा है इसके बारे में आपने आज हमें सबको बताया है। इसके बारे में मैं चाहूंगी कि अपने जो शिक्षक हैं, अपने शिक्षक अपना अनुभव हमें थोड़ा बताएं कि उन्होंने उनके क्या अनुभव रहे हैं, उन्होंने क्या इससे अलग कुछ एक्सपीरियंस या इससे जुड़ा हुआ कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे। तो हम चाहते हैं कि पूर्णिमा मैम, सीमा मैम, रामेश्वर सर, पप्पू मीना जी, मंजू मैम, विनय सर, आप में से कोई भी एक अगर आप अपना यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करें तो हमें बेहद खुशी होगी। तो हम चाहेंगे कि आप माइक्रोफोन को अनम्यूट करें और कोई भी एक शिक्षक थोड़ा अपना अनुभव बताएं। ममता मैम, सीमा मैम। ओके, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं और हमारी जो अगली ट्रेनर है, मैं वर्षा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे के वो स्लाइड्स के बारे में हमें बताएं। बिल्कुल, थैंक यू सुषमा मैम और थैंक यू राम नारायण जी और सारे टीचर्स जो है हमारे यहाँ पर उपस्थित, उनको तो मैं पहले नमस्ते कहना चाहूँगी। बहुत ही टाइम हुआ है कि हम मिले हैं करके, बहुत टाइम के बाद हम मिले हैं, तो सब टीचर्स को नमस्ते। और तो जैसे राम नारायण जी ने जो है हमें फिलहाल बताया है कि क्या जो है पॉजिटिव पॉइंट्स है कोविड-19 सिचुएशन आ जाने के बाद, क्या पॉजिटिविटी आई है लर्निंग में और क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अब हम पॉजिटिव पॉइंट्स को ही लेकर चलेंगे। तो एक बात यह है कि हम देखेंगे कि हम अगर कोविड-19 की सिचुएशन की पहली बात देखेंगे तो एक पैटर्न था कि पढ़ाई जो है ये टीचर के थ्रू बच्चे के पास जाएगी। तो टीचर जो है क्लासरूम में पढ़ाएगी, उसको कुछ होमवर्क देगी, बच्चा जो है अपना होमवर्क करके नहीं करके वो आ जाएगा। बट अब इस सिचुएशन के बाद एक पैटर्न शिफ्ट जो है, एक पैराडिम शिफ्ट जो है, हमें भले ही वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है पर धीरे-धीरे जो है हमें दिखाई दे रहा है कि पेरेंट्स भी जो है बच्चों के लर्निंग में उनको ये समझ बनाने के लिए भी कुछ आगे आ रहे हैं। कुछ पेरेंट्स इनिशिएट तो कर रहे हैं। तो ये एक शिफ्ट जो है अभी धीरे-धीरे कोविड-19 की सिचुएशन के बाद हमें नज़र आ रहा है। और ये शिफ्ट शायद बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहाँ पे जो है टीचर का काम और पेरेंट का काम, ये कोलैबोरेटिव टीचर और पेरेंट जो एक एसोसिएशन हम बोल सकते हैं, ये धीरे-धीरे बन रहा है, ये धीरे-धीरे बिल्ड अप हो रहा है। और उसी की वजह से हम बोल सकते हैं कि बच्चों की एक ओवरऑल डेवलपमेंट जो है, जो हम इतने अरसों से बात कर रहे हैं, वो अब शुरू हो सकती है। तो इसका ही एक उदाहरण जो है मैं देना चाहूंगी। जैसे आपको भी टीचर्स, आपको भी पता होगा कि पहले जो है पेरेंट्स का कंसर्न रहता था मेरा बच्चा जा रहा है या नहीं, स्कूल में जा रहा है या नहीं, या होमवर्क जो दिया है, अरे तूने होमवर्क कंप्लीट किया है क्या, या नहीं तो तेरे को मार पड़ेगी क्लासरूम में। तो यही जो है बच्चों पेरेंट्स की कंसर्न होते थे कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है या नहीं, या कई टीचर मुझे कॉल ना करे कि आपके बच्चे ने आज ये होमवर्क नहीं किया था।
पर अब जो है जब अगर मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से भी अगर हम देखेंगे या जो हम जुड़े हैं कि अगर व्हाट्सएप पर कुछ भेज रहे हैं, तो अब जो है पेरेंट्स कहीं पे थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगे हैं कि कई पेरेंट्स हमें ये कहते हैं कि अगर आप मैं वर्किंग हूँ, मैं शायद बच्चे को फोन नहीं दे सकता, पर क्या मैं शाम को जब आता हूँ तब आप सेशन ले सकते हैं क्या? तो ऐसे जो विकल्प है, ये विकल्प जो है सामने से ही पेरेंट्स जो सामने रख रहे हैं। तो ये एक अच्छा शिफ्ट जो है पैटर्न में, लर्निंग पैटर्न में, ये हमें दिखाई दे रहा है। तो ये काफी पॉजिटिव पॉइंट है। अब ये तो रहे कि ये पॉजिटिव पॉइंट था हमारा, बट मैं टीचर से ये पूछना चाहूंगी कि क्या आप जो है बच्चों के साथ कनेक्टेड है कोई भी प्लेटफॉर्म जो आपको पता है, तो अगर आप आपके चैट बॉक्स में इसके उत्तर लिख पाओगे कि कोई एक प्लेटफॉर्म जो आपने इस्तेमाल किया है, आप चाहिए तो आपके माइक को अनम्यूट करके भी हमें उत्तर बता सकते हैं या चैट बॉक्स में भी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो आपको मैं शायद कुछ आधा मिनट दे सकती हूँ जहाँ पर आप चैट बॉक्स में हमें कुछ प्लेटफॉर्म्स जो आपने इस्तेमाल किए हैं बच्चों के साथ जुड़ने के लिए। कोई भी एक प्लेटफॉर्म आप चैट में बता सकते हैं जो आपने इस्तेमाल, या फिर कुछ ऐसे आपके स्कूल में जैसे आप हम देखेंगे कि कुछ ग्रुप्स बने हैं, तो व्हाट्सएप एक अच्छा प्लेटफॉर्म आया है, उसके अलावा कुछ। यस, बिल्कुल, व्हाट्सएप काफी फेमस विकल्प है यहाँ पर। उसके अलावा कुछ टीचर्स ने कोई प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया है? ओके, ठीक है। यस, यस। तो या व्हाट्सएप तो है, पर अब हम जो है एक व्हाट्सएप जो इतना फोकस हुआ है उससे भी थोड़ा और देखेंगे कि क्या अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स हमारे पास है। व्हाट्सएप तो एक है ही, एक वेरी पावरफुल मोड है, एक वेरी पावरफुल प्लेटफॉर्म है, पर उसके अलावा भी अगर ऐसे कंडीशंस है जहाँ पे व्हाट्सएप अवेलेबल नहीं है, तो हम कुछ एक कैटेगरीज देखेंगे कि कैसे हम बच्चों की कैटेगरीज बना सकते हैं जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करने का सोच रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हम डिजिटल अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ये 3 ग्रुप्स बने हुए हैं। एक तो ऐसा ग्रुप है बच्चों का या हमारे जो जिनके पास ये कंसेप्ट जाने वाला है, जिनके पास हम सोच रहे हैं कि कंटेंट जाएगा। तो पहला ग्रुप ऐसा है जिनके पास एक काफी नॉर्मल, एक वेरी बेसिक, जो हम बोल सकते हैं कि बटन वाला जो फोन है वो अवेलेबल है। तो इस फोन में जो है हम सिर्फ कॉल कर सकते हैं, किस हद तक उनको कॉन्फ्रेंस कॉल में ऐड कर सकते हैं या उनको टेक्स्ट मैसेजेस भेज सकते हैं। दूसरा हमारा एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे उनके पास एक बेसिक स्मार्टफोन है, और जो हमारा न्यू नॉर्मल जो रामनारायण जी बात कर रहे थे, एक व्हाट्सएप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा ये ग्रुप है। हमारा तीसरा ग्रुप जो है ये काफी एडवांस ग्रुप है, ऐसा ग्रुप जिसके पास स्मार्टफोन भी है, लेटेस्ट वर्जन भी है स्मार्टफोन का, और उनके पास अनइंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्शन भी है। तो आज जो है, आज के हमारे इस पूरे प्रेजेंटेशन में जो है, हम इन 3 ग्रुप को फोकस करके बात करेंगे कि इन 3 ग्रुप्स में हमारे पास क्या ऐसे विकल्प है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारा जो कंटेंट है या हमारी जो शिक्षा है उसको बच्चों तक पहुंचाने के लिए। तो हम पहले ग्रुप 1 के बारे में बात करेंगे, जिनके पास एक काफी बेसिक फोन है जिसपे हम कॉल या फिर टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। तो नो इंटरनेट, काफी सिंपल फोन, बटन वाला फोन, और टेक्स्ट मैसेजेस। अब टेक्स्ट मैसेजेस ये काफी एक बोल सकते हैं हमने भी इस्तेमाल किया है जब एंड्रॉयड फोन नहीं थे। तो इसमें एक तो हमें ये पता है कि इट इज वेरी इजी टू यूज, और अभी क्योंकि लोग व्हाट्सएप भी यूज करने लगे हैं, उनको पता भी है कि मैसेजेस कैसे सेंड करना है। एसएमएस तो अभी ऐसे एक एक्सटिंक्शन पे आ गया है, तो अब इसको है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम इसको वापस जो है रिन्यू कर सकते हैं या फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टेक्स्ट मैसेजेस वेरी इजी टू यूज, आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ये भी है कि हम इसमें ग्रुप्स भी फॉर्म कर सकते हैं। टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करने के लिए एक ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं जिनको ये हमारा जो टेक्स्ट है वो चला जाएगा। इसका एक लिमिटेशन टेक्स्ट मैसेजेस का ये है कि इसमें जो कैरेक्टर्स है ये 160 की कैरेक्टर लिमिट है, यानी हम 160 तक शब्द इंक्लूड कर सकते हैं
160 में जो है शब्द भी इंक्लूड कर सकते हैं, प्लस जो स्पेस हम देते हैं हर वर्ड के बाद उसे भी ये कैरेक्टर समझता है। तो ऐसे 160 कैरेक्टर्स की लिमिट है। अब हम ग्रुप कैसे क्रिएट करें? तो हम पहले हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जा सकते हैं, उसके बाद ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं उस पर क्लिक करके ग्रुप का ऑप्शन आता है। उसके बाद जो है क्रिएट ग्रुप ऑप्शन आने के बाद आप उस ग्रुप को एक नाम दे सकते हो। तो चलो कि मैंने अभी जो है यहाँ पर स्कूल इस ग्रुप का नाम दिया है। उसके बाद जो है ये ग्रुप बन जाने के बाद हम उसमें जो है हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हम ऐड करना चाहेंगे उनको सिलेक्ट कर सकते हैं और डन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको दिखाई देगा कि सेव ऑप्शन है। इस ग्रुप को सेव करने के बाद हमारा ग्रुप बन जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी इसके आगे कि कैसे हम टेक्स्ट मैसेजेस जो है इस ग्रुप पे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा हमने साइंस और मैथ्स के लिए यहाँ पे जो है एक बोल सकते हैं कि जस्ट एक शुरुआत की है कि कैसे हम टेक्स्ट मैसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ असाइनमेंट या कुछ क्वेश्चंस बच्चों को भेजने के लिए। तो जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि बच्चों को कैसे एक खाद्य पदार्थ के स्रोत और उसमें पाए जाने वाले घटक के बारे में लिखना है। तो एक उदाहरण देके जो है बच्चों को बाकी के जो खाद्य पदार्थ दिए हैं उनके बारे में उनको लिखकर टेक्स्ट मैसेज से ही भेजना है। तो ये काफी आसान है और बच्चे टेक्स्ट मैसेज थ्रू ही हमें मैसेज उनका जो होम ये जो असाइनमेंट है छोटा सा प्रोजेक्ट है वो भेज सकते हैं। मैथ्स में भी जो है मीन मीडियन और मोड ये जो कंसेप्ट है इसको भी हम इफेक्टिव वे से जैसे वो है जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि आप अपने माता पिता या बहन या भाई है और आपका जो एज है उसकी सीरीज बनाइए और उसका मीन मीडियन और मोड जो है निकालकर आप हमें रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिंपल टेक्स्ट मैसेज हम बच्चों को जो है भेज सकते हैं ग्रुप पर। अब आती है बात कॉन्फ्रेंस कॉल की। तो मैसेज तो हो गए, अब कॉन्फ्रेंस कॉल। तो टीचर जो है ये अगर मैं टीचर हूँ अगर मैं जो हूँ 4 लोगों के साथ और कनेक्ट कर सकती हूँ। तो मेरे इस कॉन्फ्रेंस कॉल में जो है 5 लोग इन्वॉल्व है तो मुझे पकड़ के 4 मेरे और बच्चे। अब इसका ये बेनिफिट है कि हम बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन दे पाएंगे, उनको जो है 1 to 1 बात कर पाएंगे बच्चों के साथ। और इसका ये महत्वपूर्ण बेनिफिट है कि जो स्लो लर्नर्स है शायद हम वहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे ऐसे बच्चों को जो शायद थोड़ी धीमी गति से समझ पा रहे हैं कंसेप्ट को और फिर उन बच्चों को जो है हम अलग से कॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट। हाँ, तो अब ये कॉन्फ्रेंस कॉल कैसे किया जाए? अभी तो ये बहुत कॉमन हो गया है पर फिर भी एक बार मैं आपको इसको बता सकती हूँ। तो पहले तो है कि हम एक जो स्टूडेंट है उसको कॉल लगाए, उसके बाद ये कॉन्टैक्ट लिस्ट खुलती है। कॉन्टैक्ट लिस्ट जिस बच्चे को ऐड करना है उसका नाम टाइप करके उसको कॉल करें। उसको कॉल करने के बाद जब वो कॉल उठा कर सकते हैं और फिर हम ऐड कर सकते हैं। तो मैं अगर टीचर हूँ तो मेरे साथ 4 कॉन्टैक्ट और ऐड हो जाएंगे। अगली स्लाइड। अब जो है कॉन्फ्रेंस कॉल में हम क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, तो कैसे हम एक क्या टाइप की एक्टिविटीज हम बच्चों के साथ कर सकते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल में। तो पहली एक्टिविटी यहाँ पे जो बताई गई है रीड अलाउड एक्टिविटी। तो ये है कि हम टेक्स्ट मैसेज थ्रू जो है बच्चों को भेज सकते हैं, ओके मैं आपको इस टाइम पर कॉल करने वाली हूँ और आपको आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक जो है वो लेकर बैठनी है। तो रीड अलाउड एक्टिविटी हम कर सकते हैं कि बच्चे जैसे ही कनेक्ट हो गए, जैसे ही उनके पास इंग्लिश बाद हम उनको बोल सकते हैं आप पेज नंबर 10 खोलिए और रीड करवाने लगा सकते हैं। वर्ड प्रैक्टिस भी हम करवा सकते हैं, जैसे उन्होंने बुक रीड किया है या जैसे ही पैराग्राफ रीड किए शायद हम कोई अगर वो नहीं समझ पाए हैं नहीं कर पाए तो हम और अगले कॉल में जो है हम इसका जो है प्रैक्टिस ले सकते हैं। इसमें और एक एडवांटेज ये है कि हम शायद बच्चों के साथ पीयर लर्निंग भी इनिशिएट कर सकते हैं। जब हम कॉल कर रहे हैं तब हम एक क्वेश्चन जो है डिस्कस करने के लिए बच्चों को पूछ सकते हैं और बच्चे आपस में जो डिस्कशन है उस डिस्कशन को हम एज अ टीचर रिकॉर्ड कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं
तो इस जगह पे पीयर लर्निंग को इनिशिएट, पीयर टीचिंग एंड लर्निंग को हम इनिशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो यहाँ पर एक सैम्पल प्लान दिया गया है। अब एक ये है कि जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो हम हमारा टाइम जो है वो थोड़ा में बहुत सारी डिफिकल्टीज आ सकती है कि किसी का नेटवर्क नहीं है या इंटरनेट कनेक्शन स्लो है। तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो टाइम फ्रेम है, जो भले ही वो फिर कॉल हो या फिर वर्चुअल क्लासरूम हो या कोई अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, तो हम इसका टाइम जो है 30 या 40 मिनट से ज्यादा ना रखें। ठीक है, तो इसमें अभी एक सैम्पल प्लान दिया गया है। तो टीचर जो है, एक जब ये कॉल चल रहा है तो स्टार्टिंग में जो की नोट है, जैसे मैंने आपको बताया कि टीचर ने बताया है कि पेज नंबर 10 जो है आपको इंग्लिश टेक्स्ट बुक जो है आपके सामने रखनी है और पेज नंबर 10 जो है आपको सामने वो खोलना है, वो पेज नंबर 10 पर आना है। अब जो है अगले 10 मिनट में हम हर बच्चे से इंडिविजुअली पैराग्राफ रीड करवा सकते हैं और जैसे वो रीड करा है टीचर शायद उस पैराग्राफ को एक्सप्लेन भी कर सकती है। उसके बाद 10 मिनट हम अंडरस्टैंडिंग जानने के लिए कि क्या उस बच्चे को उस पैराग्राफ की या उस पर्टिकुलर चैप्टर की टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हुई है, तो हम एक क्वेश्चंस जो है सिंपल क्वेश्चंस क्विज फॉर्म में पूछ सकते हैं बच्चों को। और हमेशा ये ध्यान रख सकते हैं कि जो लास्ट के 5 मिनट है ये बच्चों के कुछ प्रश्नों के लिए या फिर उनको कुछ कॉल, उनको नेक्स्ट असाइनमेंट, कुछ नेक्स्ट चाहिए है ये बताने के लिए हमेशा रखें और फिर हम अपना कॉल एंड कर सकते हैं। अब हम आएंगे ऐसी कैटेगरी में जो हम ये सेकंड कैटेगरी बात कर रहे थे, जहां पर हमारे पास एंड्रॉयड फोन अवेलेबल है, हमारे पास ऐसा फोन अवेलेबल है जहां पे व्हाट्सएप जैसे एप्स जो है ये आसानी से डाउनलोड हो सकते हैं। अब व्हाट्सएप के तो हमें फीचर्स काफी पता है, जैसे ग्रुप्स, हम ग्रुप्स देखेंगे तो हमारे जो स्कूल है, जो आर्ट स्कूल जिसमें हम काम कर रहे थे, उसके सारे ग्रुप्स के ये जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं ऑलरेडी 6 आई थिंक, मुझे लगता है प्राइमरी से लेके अपर प्राइमरी तक ये ग्रुप्स बने हुए हैं। तो ग्रुप बनाना एक बहुत बढ़िया फीचर है व्हाट्सएप का। उसके अलावा इसमें थोड़ा मोर इंडिविजुअल अप्रोच है, जहाँ पे एक टीचर जो है हर एक बच्चे से इंडिविजुअली जो है संपर्क में रह सकती है। उसके बाद जो है कि अब ये जो अपडेटेड वर्जन है व्हाट्सएप का, उसमें हम 8 पार्टिसिपेंट्स तक जोड़ सकते हैं। इसमें ये कॉन्फ्रेंस कॉल है और हम 8 पार्टिसिपेंट्स, तो जो लिमिटेशन पहले था कि कॉन्फ्रेंस नॉर्मल कॉल में हम 5 पार्टिसिपेंट्स ही रह सकते हैं, अब यहाँ पे वो पूरा हो रहा है। और फ्लेक्सिबिलिटी भी काफी है कंटेंट में, हम पीडीएफ भेज सकते हैं, हम कोई इमेजेस भेज सकते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं या वीडियो भी भेज सकते हैं। मैं तो समझता है हेलो, हाँ, तो आगे चल, ठीक है। तो जैसे मैं बात कर रही थी कि ब्रॉडकास्ट की, तो ग्रुप्स तो है, जैसे हम भी जब ये थोड़ा एक्सपीरियंस कर रहे थे कि जब हम ग्रुप बना रहे थे और बच्चों को अगर कुछ असाइनमेंट दी है तो सारे बच्चे जो है अपना असाइनमेंट उसी ग्रुप पर जो है भेज देते हैं और प्रॉब्लम ये हो जाती है कि क्या पता कि शायद किसी बच्चे ने जिसने नहीं किया हो वो ग्रुप पे देख लेगा, अच्छा इसने भेजा है, मैं इसका सेम कॉपी पेस्ट करके भेज देता हूँ। तो ये प्रॉब्लम शायद ग्रुप्स में आ सकती है। पर ब्रॉडकास्ट जब हम देखेंगे तो जब हम ब्रॉडकास्ट करते हैं तो मेरे लिए तो वो ग्रुप है, अगर मैंने ये ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया है तो मेरे लिए ये सारे कॉन्टैक्ट सिलेक्टेड है, पर ये कॉन्टैक्ट जब मुझे रिप्लाई करेंगे तो वो मुझे पर्सनली मैसेज आएगा। तो हर बच्चे को जो है, हर बच्चे का जो रिस्पॉन्स है इंडिविजुअली मुझ तक आएगा। तो ये न्यू ब्रॉडकास्ट कैसे हम ओपन कर सकते हैं या कैसे इनिशिएट कर सकते हैं, तो सेम एज ग्रुप जहाँ पे होता है वहीं पे ये न्यू ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन होता है। हमें जो ब्रॉडकास्ट में कॉन्टैक्ट चाहिए उनको सिलेक्ट करके इस ब्रॉडकास्ट में आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे आप देख पाओगे कि मेरे लिए, क्योंकि मैं एडमिन हूँ या मैंने ये बनाया है, तो इसलिए मुझे ये एज अ ग्रुप दिख रहा है, एज अ ग्रुप की मेरे ब्रॉडकास्ट मैसेज में है, उसको मेरा मैसेज जो है पर्सनली जाएगा और जब वो भी मुझे मैसेज करेगा उसका मैसेज या उसका होमवर्क मुझे पर्सनली आएगा, ना कि ग्रुप पे। तो इसमें जो है मैं व्हाट्सएप को कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो मैं उदाहरण देना चाहूंगी कि हमने जो गरुड़ा के बच्चों के साथ एक इनिशिएट किया है ऑनलाइन का, तो उसमें जो है हमने प्री वर्क दिया था। प्री वर्क क्या था, तो उनको एक वीडियो देखना था, उनको एक वीडियो भेजा था डाउनलोड करने के लिए, तो उन्होंने ये वीडियो डाउनलोड करके ये वीडियो देखा। अब
क्या बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हुई है, ये फाइंड आउट करने के लिए हमने बच्चों को कहा कि आप जो भी आपने वीडियो में देखा, जो कंसेप्ट आपने वीडियो में देखा, उसका एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन जो है आप हमें भेजिए, लिखकर व्हाट्सएप पर भेजिए। तो ये भेज देने के बाद जो है हमने अभी उनको नेक्स्ट असाइनमेंट दिया। तो हमने असाइनमेंट जो है थर्ड स्टेप में ये दिया कि उनको एक वर्कशीट दे दी, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि क्या आपको कोई वर्कशीट नहीं मिली तो प्रोजेक्ट जो है कि भाई बच्चों को जो है स्रोत हमें बताने हैं, तो हम एक वॉइस नोट भेज सकते हैं और एक डेडलाइन के साथ, क्योंकि नहीं तो फिर बच्चे भेजते ही रहेंगे कंसेप्ट शायद अगले वीक तक या नेक्स्ट वीक तक। तो हम एक डेडलाइन सेट कर सकते हैं। तो वॉइस नोट एक अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि उनको क्या करना है, कब तक भेजना है। तो एक प्रिसाइज वॉइस नोट जो है हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये स्टेप 3 हो सकता है। अब हम आएंगे ऐसी कैटेगरी में जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना फोन की प्रॉब्लम है। एक अच्छा खासा फोन जो है हमारे पास है जिसमें एंड्रॉइड फीचर्स है और लेटेस्ट वर्जन है। व्हाट्सएप, जूम, ये सारे ऐप्स हम डाउनलोड कर सकते हैं और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी ऐसे ग्रुप की अच्छी है। तो आप देखेंगे जैसे ये वर्चुअल क्लासरूम का जो है, आप यहाँ पे आइकन्स भी देख पाएंगे कि जूम है, गूगल मीट है, स्काइप है। तो ऐसे जो एप्स है ये वर्चुअल क्लासरूम के लिए काफी पेजेस क्या है, इसमें फीचर्स क्या है। एक तो है कि वर्चुअल क्लासरूम में जैसे हम नॉर्मल हमारी क्लासरूम ले रहे थे क्लास में, स्कूल में जो हमारी क्लासरूम ले रहे थे, बस फर्क यही है कि अब हमारे सामने एक लैपटॉप होगा या मोबाइल होगा, इंटरनेट कनेक्शन होगा और बच्चे जो है हमें लाइव देख पाएंगे और दो तरफा जो कम्युनिकेशन है हम उसको इनिशिएट कर सकते हैं। दूसरा है हम बच्चों की इमोशंस जान पाएंगे कि अच्छा बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा तो उसने थोड़ा मुंह शायद टेढ़ा कर दिया है तो मुझे अब कुछ अलग करना पड़ेगा। तो ये जो इमोशंस है, बच्चों के जो फीलिंग्स है, वो हमें क्लियरली जो है हमारे सामने दिखाई देंगे, जो यूजुअली हमारे क्लासरूम में भी होता है जब हम एक नॉर्मल क्लास लेते हैं तभी भी ये। तो इसलिए इसका नाम दिया है कि वर्चुअल, मतलब वैसे ही पर अभी जो है थ्रू इंटरनेट, थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। उसके बाद इसका एक मेजर एडवांटेज ये है कि हम इसमें बहुत सारे अलग ऐप्स यूज कर सकते हैं। जैसे आप गूगल स्लाइड्स यूज कर लो, वीडियोस यूज कर लो, यूट्यूब वीडियोस, ऑडियोज यूज कर लो। तो ये जो है, ये एक फीचर जो है ये ओवर पावर करता है हमारे नॉर्मल क्लासरूम, क्योंकि नॉर्मल क्लासरूम में हमें फिर देख, क्या मेरे पास एक प्रोजेक्टर है पर जो है आप आसानी से यूट्यूब से भी जो है वीडियो आप बच्चों को दिखा सकते हो लाइव। इसमें हम क्या स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं वर्चुअल क्लासरूम के लिए। जैसे हमने ये पूरे सेशन की शुरुआत की, रामनारायण जी ने कुछ नॉब्स सेटअप किए थे कि ओके बच्चे को जो है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत टाइम जो हमें समझना है ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो कैसे हम न्यू नॉर्मल समझने के लिए हर बार जो है ये नॉब्स जो है जब भी हम एक क्लास लेते हैं तो हर बार, तो ये जो हमारी जो नॉब्स की स्लाइड थी ना, ये आपको अगले सेशन में भी दिखाई देगी। तो ये है कि एक रिपीटिशन जो है कि कैसे ये नॉब्स है, कैसे हमें चैट चालू कैसे ऑडियो ऑन करना है, ये नॉब्स जो है हम हर बार जब क्लास ले रहे हैं ये हम रख सकते हैं, ताकि ये टाइम जो कंज्यूम कर रहा है उसको हर लेक्चर के साथ साथ मिनिमाइज हो। तो एक नॉब हम सेट करके रख सकते हैं। फिर हम जो इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स जो हम नॉर्मली क्लासरूम में इस्तेमाल करते थे उसका उपयोग भी कुछ आपको एक चार्ट बनाना है या फिर आपको कुछ क्लासरूम मैनेजमेंट का एक लेसन प्लान बनाना है, वो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है कि एक प्री वर्क हम बच्चों को पहले से दे के रख सकते हैं थ्रू मे बी मैसेजेस या व्हाट्सएप। तो ये हम बच्चों को इंट्रोडक्शन के लिए पहले से ही देकर रख सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें वीडियोस का जो ऑप्शन है, ये जो फीचर्स है व्हाइट बोर्ड, पावर पॉइंट या वर्ड, ये सारे जो है को एग्जिस्टिंग जो फीचर्स हैं ये हम यूज कर सकते हैं इसमें। और हमेशा ये भी कर सकते हैं कि जब हम एंड करने वाले हैं, कॉल जस्ट खत्म होने वाला है, तो अगली क्लास के लिए हम बच्चों को कुछ, जैसे हम नॉर्मल क्लासरूम में करते आ रहे हैं कि हम कुछ होमवर्क देते हैं, कुछ एक्शन आइटम देते हैं, तो वैसे ही इसमें भी कॉल एंड करने से पहले कुछ एक प्री रिक्विजिट, कुछ एक नेक्स्ट क्लासरूम में क्या होने वाला है उसकी झलक हम या फिर एक असाइनमेंट हम बच्चों को दे सकते हैं।
अब यहाँ पे हमने जो है टाइम लिमिट भी आप देखोगे कि 45 मिनट का है। हमने एक वर्चुअल क्लासरूम का सैंपल लेसन प्लान बनाया हुआ है। तो यहाँ पे है कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड 4 कंपोनेंट्स। तो खाद्य पदार्थ के जो घटक है उनको उनको वो समझ पाएंगे। तो जैसे मैंने कहा पहले 5 मिनट जो है हम नॉब समझने में डाल सकते हैं कि कैसे क्या चैट ऑन करना है, चैट पे कैसे रिप्लाई करना है, वीडियो कैसे ऑन करना है या फिर ऑडियो कैसे ऑन करना है, ये हम बच्चों को पूछ सकते हैं, उनको बता सकते हैं। और एक आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी इसी को लेकर हम कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं बच्चों को कि चलो बच्चों अभी आपको पता है कि वीडियो कैसे ऑन करना है, तो अब हम जो है जितने भी कॉन्फ्रेंस में हैं हम साथ में जो है वीडियो ऑन करेंगे। तो आप गिनती कर सकते हो 3, 2, 1 और सबको वीडियो ऑन करना है। तो ये एक आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी कर सकते हैं जिसके साथ साथ वो सीख भी रहे हैं इनको कैसे यूज करना है, नैप्स को कैसे यूज करना है। उसके बाद जो है पहले 10 मिनट जो है हम बच्चों के साथ जो हमने उनको कुछ वीडियो भेजा था या कुछ पहले से प्री रिक्विजिट कुछ भेजा था, अगर हम लोगों ने कुछ असाइनमेंट या फिर कुछ वर्कशीट भेजी थी, तो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं पहले 10 मिनट में। तो जब ऑडियो में जो है हम 2 या 3 बच्चों का रिस्पॉन्स ले सकते हैं ताकि अटेंटिव रहे, ताकि ये 2 वे क्लास जो है 2 वे कम्युनिकेशन जो हम बात कर रहे थे वो जारी रहे। तो 2-3 बच्चों को बोल सकते हैं कि आप आपको अनम्यूट कीजिए और हमारे साथ जो है बातचीत कीजिए, और बाकी के बच्चों को जो है अपना रिस्पॉन्स हम बोल सकते हैं कि आप चैट के द्वारा बता सकते हैं। उसके बाद जो है जब ये एक इनिशियल चर्चा हो चुकी है, डिस्कशन हो चुका है, तब हम जो हमारा मेजर पार्ट है कि उसको हम ले सकते हैं। एक मे बी हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं या बच्चों को कुछ वीडियो, पर वीडियो में फिर वापस वही प्रॉब्लम आती है कि शायद कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या इमेज ये बहुत इफेक्टिव रहेगा। तो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के हम बच्चों को खाद्य के जो घटक है उनके बारे में बता सकते हैं। उसके बाद जो है ये जो 10 मिनट का एक्सप्लेनेशन हो जाने के बाद कुछ क्विज या कुछ क्वेश्चंस फ्लैश कर सकते हैं जिससे हमें ये पुष्टि हो जाए कि उनको अंडरस्टैंडिंग जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक की वो बिल्डअप हुई है। फिर लास्ट के 5 मिनट हम समराइज करने के लिए रख सकते हैं जहाँ पे हम पूरा टॉपिक जो है वो समराइज कर रहे हैं, और उसके बाद जो है हम बच्चों की क्वेश्चन आंसर के लिए कुछ टाइम दे सकते हैं। तो ऐसा जो है, और आप देखेंगे यहाँ पे कि बच्चों की जो क्वेश्चन आंसर है उसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम दिया गया है, क्योंकि हमें ये सेशन जो है एक वर्चुअल क्लासरूम जो है वो थोड़ा और इफेक्टिव, थोड़ा और पर्सनल, थोड़ा और इंडिविजुअल रखना है। तो इसलिए जो है हम बच्चों के साथ उनके साथ इंटरैक्ट करने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम रखते हैं। तो या तो इसी के साथ मैं मेरा प्रेजेंटेशन जो है यहाँ पे समाप्त करती हूँ, और आई होप कि आपको मतलब मेरा प्रेजेंटेशन, आगे प्रेजेंटेशन बाकी है तो जाइएगा नहीं, कट मत कीजिएगा फोन। तो थैंक यू ऑल टीचर्स मेरी हिंदी सुनने के लिए, एंड या सुषमा मैम ओवर टू यू। थैंक यू वर्षा, थैंक यू सो मच। आपने तो हम सभी शिक्षक की बहुत सारे समस्याएं दूर कर दी। सुषमा मैम, यू आर ऑन म्यूट। या थैंक यू वर्षा, थैंक यू रिजी, थैंक यू वर्षा। आपने हम सारी शिक्षकों की बहुत सारी समस्याएं दूर कर दी। पहले ट्रेनिंग में बहुत सारे सवाल थे इन चीजों को लेके कि शिक्षा में जैसे हम देख रहे हैं कि कोविड के पॉजिटिव तो नहीं कहूंगी लेकिन निगेटिव ना, कि कैसे एक थोड़ा सा हम प्रिपेयर्ड, ये सिचुएशन उभर गई है तो हम कैसे सब करें, कब इसकी हमें आदत नहीं है। तो भैया चलो कुछ जिनके पास एंड्रॉइड है, जिनको पता है कि व्हाट्सएप कैसे यूज करना है, उनके लिए काफी अच्छा है। लेकिन हमें बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं थी जो आपने हमें बताई है, जैसे कि बटन वाला फोन। एक बटन वाला फोन हमें किस तरीके से हम बटन वाले फोन में बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं, किस तरीके से हमें व्हाट्सएप ग्रुप में अलग अलग फीचर्स हैं इसके बारे में आपने जो जानकारी दी, किस तरीके से ये दोनों का कॉम्बिनेशन होने से कैसे अलग अलग मीडियम्स हम यूज कर सकते हैं, ये सारी जानकारी के लिए मैं आपका शुक्रिया करूंगी। और हमारे जो अगले ट्रेनर हैं रवि, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे का आप हैंड ओवर में कर रही हूँ। और टीचर्स प्लीज अगर इसको लेके अगर आपको कुछ भी दिक्कत है, क्वेश्चंस है, चैट बॉक्स में डालें ताकि हम थोड़ा उसको लेके चर्चा कर सकें।
रवि? जी शुक्रिया सुषमा जी। हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। ओके तो आप सभी ने अभी जैसे सीखा कि हम अलग अलग जो ग्रुप है हमारे, जिनके पास इंटरनेट नहीं है या जिनके पास व्हाट्सएप है या जिनके पास अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो ये सबको अलग अलग स्ट्रैटेजी से हम अलग अलग मीडियम से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम ये सभी जितने भी है, व्हाट्सएप हो गए, कॉन्फ्रेंस कॉल हो गए, गूगल मीट हो गए, मैसेज हो गए, आप ये सभी का सम्मेलन करके भी आप स्टूडेंट्स को शिक्षा का आदान प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट। ओके सो जैसे मैंने कहा कि अगर आपको बच्चों को कोई प्री वर्क देना है तो प्री वर्क में आप बच्चों को या तो ऑडियो दे सकते हैं या कोई आप यूट्यूब वीडियो दे सकते हैं या आप कोई इमेजेस दे सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, आप प्री वर्क में एक ऑडियो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, आप यूट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप में अगर आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है तो या तो आप बच्चों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं या नॉर्मल कॉन्फ्रेंस कॉल्स कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आप स्टेप 2 में फोन का इस्तेमाल कर रहे हो, आप कॉन्फ्रेंस कॉल पे बच्चों को समझा रहे हो। स्टेप 3 में अगर आपको पोस्ट वर्क देना है तो आप बच्चों को असाइनमेंट दे सकते हो, जहाँ की वो बच्चे असाइनमेंट घर में कर सके। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आप बच्चे को सिखा रहे हो, पर सिखाने में आप अलग अलग पद्धतियों का यूज कर रहे हो। जैसे कि आपने पहले में ऑडियो यूज किया, दूसरे में आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज किया और तीसरे में आपने बच्चों को असाइनमेंट दिया, जहां पर बच्चे अपने पेपर पेंसिल का भी यूज कर रहे हो। तो इस तरीके से आप अलग अलग टेक्नोलॉजी को साथ में लेकर आप शिक्षा का आदान प्रदान कर सकते हो। नेक्स्ट। तो अभी तक हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है टीचर्स को, तो अभी हम थोड़ा टीचर से भी सुनना चाहेंगे। तो एक छोटा सा क्विक क्विज है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कॉन्फ्रेंस कॉल्स हेल्प्स टीचर्स टू सपोर्ट स्लो लर्नर। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? इसका आंसर आप हमें चैट बॉक्स में दीजिए या फिर आप अनम्यूट करके भी हमें दे सकते हैं। क्या कॉन्फ्रेंस कॉल टीचर को सपोर्ट करता है स्लो लर्नर को स्टडी करने के लिए? इसका आंसर ट्रू है या फॉल्स है? आप चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हैं। मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट करूंगा। जो हमारे स्लो लर्नर स्टूडेंट होते हैं, क्या कॉन्फ्रेंस कॉल उनको मदद करती है अच्छे से पढ़ाई करने के लिए? क्या ये सही है या गलत? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अपना जवाब। सॉरी, मुकेश सर ने आंसर किया है यस करके। अच्छा, और कोई? अच्छा, ट्रू। और कोई जवाब देना चाहेगा? उसके बाद हम देखेंगे इसका सही जवाब क्या है। तेजपाल जी ने बोला है ट्रू। और बाकी के टीचर्स हमारे पारुल जी, मंजू जी, मदन जी, अनिल जी, ममता मैडम। ओके, तो हम इसका आंसर रिवील करेंगे सुषमा। ओके, सो इसका आंसर ट्रू है। जी हाँ, अगर बच्चे स्लो लर्नर हैं तो कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से हम उनकी गति से उनको समझा सकते हैं ताकि उन्हें अच्छे से समझ में आए जो भी हम कॉन्सेप्ट हम उन्हें सिखा रहे हैं। ओके, यस, थैंक यू पारुल मैम, इसका आंसर ट्रू है। ओके, अभी हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जिन बच्चों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो हम कौन से डिजिटल माध्यम से उनसे कनेक्ट हो सकते हैं? आपके दो ऑप्शंस हैं, व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज। तो आपके सही आंसर आप अपने चैट बॉक्स में लिखिए या आप हमें बोलकर भी बता सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज। ओके, और कोई? आई थिंक स्वाति मैम ने हैंड रेज किया है। मैम, आपको कुछ कहना है? नहीं, मैंने लोअर किया फिर से हैंड, बट आई कैन टेल यू, आई वाज गोइंग टू टाइप इट,
Okay, but I okay, no can problem. just say it out. Okay. Actually, if you are saying that conference, can you hear me? Yes. या आप कह रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस कॉल इज अ गुड स्ट्रैटेजी, स्लो लर्नर के साथ यूज करते हैं, आपने सही कहा है. सो क्या ये बाकी बच्चों के साथ भी उतना इफेक्टिव है या नहीं है? आई मीन बाकी बच्चों से भी कॉन्फ्रेंस कॉल करना चाहिए या आप कुछ दूसरा स्ट्रैटेजी बोल रहे हैं और सिर्फ स्लो लर्नर के लिए कॉन्फ्रेंस कॉल बोल रहे हैं? नहीं, ये स्पेसिफिक, ये आप सभी बच्चों के साथ यूज कर सकते हैं. इसमें हमने आपको स्पेसिफिक बताया कि स्लो लर्नर पे आप स्पेसिफिकली फोकस कर सकते हो. बट अगर कोई रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने में भी अच्छे हैं पर उनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो आप उनके साथ भी आप कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं. तो ये सवाल मतलब ये इसलिए है कि जिसके पास नहीं है इंटरनेट उनके लिए ही है या मतलब उनके लिए तो है ही, आप अभी बोले कि उनके लिए तो है ही, लेकिन फिर जो तो स्लो लर्नर्स के लिए और भी कोई स्पेसिफिक है? लाइक ऐसे आपने कहा कि कॉन्फ्रेंस कॉल दूसरे बच्चों के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो और स्लो लर्नर्स के लिए कोई तरीके हैं कॉन्फ्रेंस कॉल के अलावा? सो स्लो लर्नर को आप कॉन्फ्रेंस कॉल से आप समझा सकते हो. दूसरा, आप अगर आप उनको कोई पीडीएफ भेज रहे हो, मैसेज भेज रहे हो, तो वो मैसेजेस और वो पीडीएफ बच्चों के पास रहते हैं, तो बच्चे अपने पेस पर उसको, अपनी गति से उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं. और बच्चों को अगर कोई दुविधा आ रही है तो आप फोन पर उनसे पूछ सकते हो कि आपको समझा नहीं समझा, और आप उनको उनकी गति से समझा सकते हैं. ओके ओके, थैंक यू. ओके. या एंड स्वाति मैम, आगे चल के थोड़ा सा पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें है, तो ये चीजें आगे भी थोड़ी सी कवर होने वाली है. ओके ओके. तो हमें 2 टीचर्स ने मैसेज किया है, टेक्स्ट मैसेज. मुकेश जी ने बताया है टेक्स्ट मैसेज. तो इसका आंसर क्या होगा सुषमा जी? यस, तो ये आंसर सही है कि अगर जिन बच्चों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो हम उनसे टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं. हाँ, हम उनसे फोन के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं. ओके, नेक्स्ट. ओके, सो अगला हम सीखेंगे कि हम पेरेंट्स को कैसे एंगेज करें बच्चों की लर्निंग को बढ़ाने के लिए, बिकॉज पेरेंट्स ही उनके अभी फर्स्ट टीचर हैं उनके घर में. तो हम कैसे उनकी सहभागी को अच्छे से एनेबल करें, पेरेंट्स को भी समझाएं कि उनकी रोल्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या हो सकती है बच्चों की पढ़ाई को इम्प्रूव करने के लिए. नेक्स्ट. नेक्स्ट. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहूंगा कि जो आप पेरेंट्स को फोन करके भी पूछ सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम पेरेंट्स को समझाएं कि हम बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, किस तरीके से हम उनकी पढ़ाई को इम्प्रूव करने के लिए हम जो भी क्रिया यूज कर रहे हैं. इट्स इम्पोर्टेंट कि हम पेरेंट्स को भी बताएं. तो आप पेरेंट्स को सबसे पहले पूछ सकते हो कि आपके बच्चे कैसे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, घर में एक्टिव है, ज्यादा झगड़ा कर रहे हैं या शांत है. आप थोड़ा बच्चों के बारे में उनसे पूछिए. तो इससे क्या होगा, उनके पेरेंट्स भी थोड़ा ऑन हो जाएंगे और उनको भी समझ में आएगा कि अच्छा, मुझे बच्चे को भी अपने ऑब्जर्व करना है और देखना है. दूसरा, आप अपने बच्चों के पेरेंट्स को पूछ सकते हैं कि आप कौन सा मीडियम प्रिफर करते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए. क्योंकि हमें लगता है कि चलो हम बच्चों से फोन पे बात करते हैं, पर क्या पता पेरेंट्स काम पे जाते हो तो वो बोले कि नहीं आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हो. तो आप पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं कि आप कौन सा मीडियम चुनना चाहेंगे. आप व्हाट्सएप के माध्यम से हम आपके बच्चे को पढ़ाए, कॉन्फ्रेंस कॉल करके पढ़ाए, या फिर वीडियो कॉल करें. और अगर ये भी करना है तो कौन से समय पे हम आपको फोन करें या मैसेज करें, आप ये पेरेंट्स से थोड़ी चर्चा कर सकते हो. तीसरा पॉइंट ये है कि आप पेरेंट्स को एनकरेज कर सकते हैं कि आप वो अपने बच्चे को एनकरेज एक्सप्रेस करें कि उनको शिक्षण में क्या क्या जरूरी चीजें लगने वाली है. तो आप ऐसे पेरेंट्स को एनकरेज करिए ताकि वो अपने बच्चे को पूछे, ताकि उनके पेरेंट्स को भी समझ में आए कि अब मेरे बच्चे की शिक्षण के लिए क्या मुझे इंटरनेट रिचार्ज करने की सुविधा चाहिए, या मुझे एक फोन चाहिए, या कौन से समय पे मुझे फोन चाहिए. तो आप बच्चे से ये इंटरैक्ट करें. तो इस तरीके से आपको पेरेंट्स को एनकरेज करना है. चौथा, पेरेंट्स को आप पूछ सकते हैं कि बच्चों की पढ़ाई को इंक्रीज करने के लिए आपको क्या लगता है कि हम क्या क्या पद्धति का यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्या पता पेरेंट्स ही हमें कुछ अच्छी अच्छी नई आइडियाज भी दे सकते हैं. तो इस तरीके से आप पेरेंट्स की आइडियाज भी ले सकते हो, जिससे हम हमारे ई लर्निंग को और इफेक्टिव बना सकते हैं बच्चों को देने के लिए. नेक्स्ट. ओके, अब
पेरेंट्स के साथ कंटिन्यूस एंगेजमेंट कैसे करें। इनिशियली आपने पेरेंट्स को फोन कर लिया कि आपको ये करना है वो करना है, पर अब हमें बच्चों को और पेरेंट्स को अकाउंटेबल भी रखना है, ताकि हम जो भी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं बच्चों को, जो भी कॉन्सेप्ट हम उनसे करवाना चाहते हैं, तो उनके पेरेंट्स उनके साथ कैसे अकाउंटेबल रहे। तो आप उन जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक वीक में एक कोई कॉन्सेप्ट दे दिया, आपने उस पर तारीख भी बता दी कि आप कि अगर आपने 1 तारीख को दिया है, आपने उसमें कहा है कि आपको 3 तारीख को सबमिट करना है, तो आप 1 और 3 तारीख के बीच में 1-2 तारीख को एक सिंपल सा मैसेज छोड़ सकते हैं पेरेंट्स के लिए कि इस शनिवार हमने आपके बच्चों को अभ्यास पढ़ाई करने के लिए ये वीडियो भेजे हैं, आप वो वीडियो अपने बच्चों को दिखाएं और उनको प्रोत्साहन करें ये होमवर्क कंप्लीट करने के लिए, और आप इस तारीख से पहले अपने बच्चों का होमवर्क कंप्लीट करवा के हमें भिजवा दीजिए। तो इससे क्या होगा, पेरेंट्स को भी पता चलेगा कि हाँ बच्चों को कुछ ना कुछ होमवर्क मिल रहा है, और अब ये मेरी भी जवाबदारी है कि हम इसका आंसर हम टीचर्स को ओके टेकन योर फीडबैक। सो इस तरीके से हम इस तरीके से हम उनको प्रोत्साहन कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से नॉर्मल एक मैसेज भी भेज सकते हैं टीचर्स को, सॉरी पेरेंट्स को। स्वाति मैम, if we can ask the teachers their ideas also right away. आपको क्या लगता है पेरेंट्स के साथ किस तरह से काम किया जा सकता है? जी हाँ, आप कोई भी टीचर्स हमें बता सकते हैं कि हम किस तरीके से और अच्छी तरीके से पेरेंट्स को एंगेज कर सकते हैं। आप अपना आंसर चैट बॉक्स में या फिर आप अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। सीमा मैम, मंजू मैम, विनय सर, आप अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। यस। पूर्णिमा मैम, अनिल सर, सबको अनम्यूट करना आता है क्या? यस। सीमा मैम, आप अपना अनुभव बताएंगे। स्पीकर आप अनम्यूट करके आप अपना जवाब दे सकती हैं। आप टाइप भी कर सकते हैं, कोई एक व्यक्ति भी हमें आंसर दे सकते हैं। तेजपाल सर, मदन सर, shall we move ahead, सुषमा? या तो आप थोड़ा और टाइम ले सकते हैं और अपना प्रेजेंटेशन जब क्वेश्चन एंड आंसर राउंड स्टार्ट होगा उस समय पे भी आप दे सकते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। या रवि, तो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो अब हम पेरेंट्स को कैसे ओकेशनली कैसे एंगेज कर सकते हैं पेरेंट्स को भी, ताकि पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों की भी कैसे लर्निंग इम्प्रूव हो सके। तो आप उनको जैसे घरेलू एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो बच्चे अगर घर में, तो अगर पेरेंट्स अगर घर में खाना बना रहे हैं तो आप पेरेंट्स को बोल सकते हो कि आप बच्चों को जैसे भाजी साफ करने के लिए बोल सकते हैं, आप उनको अच्छे से सजाने के लिए, या फिर अगर बच्चे को आप कटाई में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उनको बोलिए कि पेरेंट्स उनके साथ रहे ताकि बच्चों को लग ना जाए। दूसरा, अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग
कर रहे हैं, तो अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो पेरेंट्स को बोलिए कि आप बच्चों को भी बताइए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप क्यों कर रहे हैं। या फिर अगर वो खेती में जा रहे हैं, खेत काटने के लिए जा रहे हैं, तो बच्चों को वहां पर साथ में लेकर जाए और उनको समझाए कि कैसे फसल बोई जाती है, कैसे उसको निकाली जाती है, कितना पानी डाला जाता है, किस तरीके से उसको धूप देनी चाहिए, किस तरीके से खाद और किस तरीके से आप फर्टिलाइजर को यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पेरेंट्स को एंगेज कर सकते हो कि आप रोज घरेलू कामकाज में कैसे बच्चे को इन्वॉल्व कर सके। बिकॉज अब कैसे पढ़ाई अलग हो गई है एकदम, तो बच्चे भी घर में बैठे हैं तो इमोशनली बहुत लो या अप्स एंड डाउन्स बहुत आ रहे हैं उनके माइंड में। तो बच्चे को एंगेज करने के लिए भी इस तरीके से रोज जो घर के आसपास काम है जो पेरेंट्स करते हैं उसमें हम बच्चों को इन्वॉल्व करवा सकते हैं। नेक्स्ट, दूसरा सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे अगर बच्चों को कोई घर में होमवर्क करने के लिए देना है, तो पिछली बार जैसे हम फूड पे गरुड़ा बच्चों के साथ काम कर रहे थे, तो हमने उनको बोला था कि आप जैसे दाल बाटी बनाते हो, तो दाल बाटी में आप कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हो, आप कितना इंग्रेडिएंट यूज करते हो। तो ऐसे आप बच्चों को लाइव एग्जाम्पल बता सकते हो ताकि उनकी लर्निंग घर में भी चलती रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि आप बच्चों को एग्जाम्पल ये दे सकते हो प्रोजेक्ट की आपके घर के अंदर जो रूम है उसका आप एरिया कैलकुलेट करके बताओ। तो इससे आप उनका मेजरमेंट का टॉपिक कवर कर सकते हो। और आप उनको एक सिंपल ट्रैकर भी प्रोवाइड कर सकते हो जहाँ पर वो ट्रैकर में डेट लिख रहे हैं, सब्जेक्ट लिख रहे हैं, टाइम लिख रहे हैं और टास्क कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है वो लिख रहे हैं। तो ये एक बच्चा अपने लिए भी बना सकता है और आप उनके पेरेंट्स को भी बोल सकते हो कि ये वो फॉलो कर सकते हैं एक अकाउंटेबिलिटी रखने के लिए। ओके, नेक्स्ट। ओके, सो अभी क्वेश्चन आंसर का टाइम है, तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आपके अगर कोई क्वेश्चंस है, कोई भी विचार है, आप ये मत सोचिए वो सही है होंगे या गलत होंगे, पर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बताइए और हमसे पूछिए। किसी को कोई भी मन में प्रश्न, कोई सुझाव? जी सर। हाँ रवि जी। हाँ हाँ जी। जनरली इस लोकेशन के जो पेरेंट्स है उनका एजुकेशन एग्रीकल्चर है और जी हाँ। एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक की कौन सी फसल किस जैसे रबी या खरीफ में बोई जाती है, तो उनका जो क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक होता है वो पेरेंट्स के साथ बच्चे कैसे जोड़ सकते हैं उस चीज को, वो सिलेबस का भी हिस्सा होता है। ओके। हेलो। जी हाँ, तो आपने सही एग्जाम्पल बताया कि इस वक्त हमारे पास जो भी टॉपिक है हम उसको डे टू डे लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुकेश जी ने बताया कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स से आप उनके खेती से कनेक्ट कर सकते हो, राइट। जैसे मेजरमेंट का इसके पहले मैंने बताया, तो मेजरमेंट को आप घर में बच्चों को कुछ कैलकुलेट या मेजर करने के लिए बता सकते हैं। अगर आप फूड की कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं तो फूड तो घर में रहता ही है, तो वो फूड से एंगेज कर सकते हैं स्टूडेंट से। तो ऐसे आप उनके घर में ही जो चीजें अवेलेबल है आप सिलेबस को उनके होम से कनेक्ट कर सकते हैं और उसी प्रकार के आप प्रश्न अपने बच्चों के सामने रख सकते हैं। और कोई क्वेश्चंस? टीचर्स, अब आपका एक्सपीरियंस भी जो है वो शेयर कर सकते हैं कि जैसे ऑलरेडी जो ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बने हुए हैं और कुछ असाइनमेंट्स भी जैसे भेजे जा रहे हैं, तो आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा है कि बच्चों का जो रिस्पॉन्स है इसको लेकर या पेरेंट्स का जो रिस्पॉन्स है, तो उसके बारे में भी जो है आप थोड़ी हमें आइडिया दे सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में हमें बता सकते हैं।
आपको जो कठिनाइयां आ रही हैं वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हो। सभी टीचर्स से निवेदन है कि वो इसमें भाग ले, क्योंकि आपको भी पता है अगर आप सिखाते हो और बच्चे एकदम शांत होते हैं तो टीचर को भी लगता है कि पता नहीं बच्चों को समझा या नहीं, आप बच्चे नहीं अपना अनुभव नहीं क्यों नहीं शेयर करना चाहते हैं। तो जो रवि ले रहे हैं सेशन, उनको भी थोड़ा आइडिया हो जाए कि आप इसमें भाग ले रहे हैं और आपके जो विचार है वो आप यहाँ पे प्रस्तुत करें, तो हमें सबको बहुत खुशी होगी। और आपके पास बहुत सारा अनुभव है जिससे हम भी सीख सकते हैं कि पेरेंट्स के साथ कैसे जुड़ा जाए या बच्चों के साथ और किस तरह से अच्छा इफेक्टिवली काम किया जा सकता है रिमोटली। Shall we move ahead, Sushma? या रवि 30 सेकेंड्स दे दे टीचर्स को, अगर कुछ लिखना है तो चैट बॉक्स में डालें। ओके टीचर्स आपके पास 30 सेकेंड्स है। अच्छा, मैं और एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ टीचर्स को। कितने टीचर्स हैं इसमें, इस ग्रुप में? रवि, कितने टीचर्स जुड़े हुए? 11 मैम, 11। ओके, तो मैं टीचर्स को पूछना चाहूंगी कि आपके क्लास में अगर आप जब लोगे ना, आप जब रिमोट लर्निंग चालू करेंगे बच्चों के साथ या किया भी होगा पहले, तो कोई बच्चा अगर आपके क्वेश्चन का जवाब नहीं देता है, सब शांत हो जाते हैं, तो आप क्या करेंगे उनको? कैसे कैसे बच्चों को कैसे हेल्प करेंगे कि तो वो बोले या कुछ तो पूछे, या अब तो हमको समझ में आए कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन में जो रवि, यू कैन रिपीट द क्वेश्चन व्हाट आई एम आस्किंग। हेलो हेलो। जी हाँ, तो स्वाति मैम ये पूछ रहे हैं टीचर्स को कि अगर बच्चे शांत हो जा रहे हैं, अगर वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, अगर वो बोल नहीं रहे हैं, तो आप क्या तकनीक अपनाएंगे ताकि बच्चे अपने रिस्पॉन्सेस शेयर करने लगे, ताकि बच्चे पार्टिसिपेट होने लगे? तो आप क्या अपने आइडिया शेयर करेंगे इस पर हमें? हेलो हाँ, आई थिंक कोई टीचर कुछ बोलना चाह रहा है। रवि? हेलो हाँ जी, बोलिए। हाँ, हमें आवाज सुनाई दे रही है। मैं हाँ अनिल जी, बोलिए। बीजीवीए से बोल रहा हूँ, टीचर से नहीं। बीजीवीए से राजस्थान है ना? हाँ जी, बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि ये ऑनलाइन एजुकेशन संभव है? एजुकेशन का जो मायना है, जैसे आप बताए थे, एक प्लेटफॉर्म, एक बोर्ड, एक सारी चीज़ें, तो एजुकेशन का जो मायना है वो केवल बुक्स या कुछ चीज़ें ही नहीं है, कुछ नोट्स दे के आ जाए वो ही नहीं है, एक पूरा एक एनवायरनमेंट होता है। तो वो क्या ऑनलाइन से सारा हो जाएगा? एजुकेशन का पर्पस पूरा हो जाएगा? तो सर, जैसे कि आपने क्वेश्चन किया, इसका आंसर तो मैं नहीं बोलूँगा कि हम वैसा एनवायरनमेंट जैसे हम स्कूल के क्लासरूम में बनाते हैं वैसा क्रिएट करना तो मुश्किल है, पर क्योंकि अभी बच्चों के पास कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं पहुंच रही है, तो हमारा पर्पस ये है कि हम कैसे वो एंगेजमेंट को, कैसे हम वो
एंगेज बच्चों को कर सके, ताकि बोलते हैं ना कि अगर हमारे पास कोई गाड़ी पड़ी है तो हम गाड़ी को थोड़ा चलाते रहते हैं, उसमें ऑयलिंग करते रहते हैं ताकि वो पड़े पड़े उसमें जंग ना लग जाए। इसी तरीके से हमारा दिमाग होता है, इसी तरीके से हमारे बिहेवियर होते हैं कि अगर हम बच्चे को एंगेज नहीं करेंगे कुछ ना कुछ एक्टिविटी में, तो उनका ब्रेन फिर से रिस्टार्ट करेंगे 3-4 महीने बाद, तो बहुत डिफिकल्ट होगी बच्चों को भी सीखने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम उनके ब्रेन को कैसे फंक्शन कंटिन्यूस करते रहे, हम कैसे उनको ऑयलिंग करते रहे उनकी ब्रेन की, हमारे कंटेंट से, हम जो भी उनको कार्य दे रहे हैं उससे। पर हाँ, वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना डिफिकल्ट है, बट हमें वो एंगेजमेंट शुरुआत रखनी है ताकि वो जंग ना लग जाए। या सर, आप वैसे क्या तो सोचते हैं ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं हम लोग? आपका सही है सवाल कि वो एनवायरनमेंट हम लोग नहीं क्रिएट कर सकेंगे, तो आपके सोच में क्या कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में बच्चों को पहुंचने के लिए? जैसे जो बच्चे क्लास 5th तक हैं, हेलो हाँ जी, बोलिए। हेलो, यस सर। जो बच्चे क्लास 5th में पढ़ रहे हैं या प्राइमरी से बिल्कुल प्राइमरी उसमें हैं, उनको किसी तरह की उस तरह की चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने उस पूरे एनवायरनमेंट में ही सीख रहे हैं। वो सारा जो भी है पेरेंट्स के माध्यम से या बड़े भाई के माध्यम से वो कर रहे हैं वहाँ पर। दूसरा जो 6th to 8th है, वहाँ पर हम जरूर ये कर सकते हैं कि हफ्ते में 1 डे या 2 डे कुछ इस प्रकार की वर्कशीट या कुछ प्रकार के वर्क नोट या कुछ प्रकार के एक्सरसाइज नोट, है ना, जो स्पेसिफिक मैथ एंड इंग्लिश और साइंस से यस सर, बहुत बढ़िया सर। यस सर। और कोई बोलना चाहेगा इसके बाद? बाकी और सब्जेक्ट वो अपने उससे परिवार में जो हैं अधिकतर उनसे सीख सकते हैं, लेकिन साइंस मैथ और इंग्लिश वाले जो सब्जेक्ट है उसको हम थोड़ा कुछ एक्सरसाइज नोट या टीचर्स के माध्यम से करवा सकते हैं। क्योंकि जो ऑनलाइन वाला है ना, उसमें थोड़ा ये रहेगा कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे पेरेंट्स के पास किसी प्रकार का इस प्रकार के नेट कनेक्टिविटी नहीं है। बाय द वे अगर फोन भी है, मान लीजिए एंड्रॉइड फोन भी है, तो इंटरनेट एरर इतना रहता है कि पता नहीं कैसे हो पाएगा। लेकिन टीचर्स कुछ कर सकते हैं, जा सकते हैं या ऐसे नोट भेज सकते हैं, तो ये कि हो सकता है। जैसे सपोज कि अभी स्कूल में टीचर तो हैं, कुछ बच्चे बुक्स लेने के लिए आ रहे हैं, तो उस दौरान हम कुछ चीजें उनको, क्योंकि वो इकट्ठे होकर तो आ नहीं रहे, 2 बच्चे कब आ रहे हैं, 5 बच्चे कब आ रहे हैं, तो उनको साथ में उस तरह की चीजें हम दे सकते हैं, कुछ अभ्यास वगैरह इसमें एक्सरसाइज शीट या वर्कशीट इस तरह की चीजें दे सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और कोई है जो इस तरीके के अनुभव शेयर करना चाहेगा? कोई और टीचर? हेलो, यस, मैं गुरुधर बोल रहा हूँ। हेलो, यस सर, बोलिए। हाँ, नहीं वो जो अनिल जी ने एक जो सवाल उठाया काफी इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि पूरा जो मुद्दा है कि सीखना सिखाना क्या होता है, तो ये मुद्दा काफी जो गंभीर मुद्दा है। और तो इसमें जो है कैसे, मतलब कि क्योंकि कुछ मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरी जो भतीजी है, हेलो, हाँ, तो मेरी भतीजी जो है वो एक बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है, और उधर कुछ तो हर रोज वो ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं। और तो मतलब कि बहुत ही पैथेटिक जो एक सिचुएशन ऑनलाइन क्लास की है, जिसमें मतलब कि जो कक्षा में जो ऑलरेडी होता है, तो उसमें तो बच्चा बहुत चीजें करता है, स्कूल जाता है, अपने दोस्तों से मिलता है, खेलता है, बातें करता है तरह तरह की, और भी कुछ करता है। पर यहाँ पे जो है वो काफी डिफरेंट एक सिचुएशन है। और उसमें अगर हम वही मतलब कि ये काफी सोचने की जरूरत है कि हमें वो जो ट्रेडिशनल हमारा तरीका है, जिसमें मतलब कि हम जो एक तरफा जो एक डिस्कोर्स जिसमें रहता है, तो उससे हमें कैसे दूर जाना है, कि जिसमें जो है कि जो अगर किताब को ही हमें आगे रखना है, और बस बच्चों को सिर्फ बताना ही है चीज़ों को,
तो फिर ऑनलाइन क्लास में जो है काफ़ी और भी दिक्कतें होंगी। तो कैसे हम जो है उससे थोड़ा परे जा सकते हैं, किताब से परे जा सकते हैं, और एक ऐसी बातचीत से परे जा सकते हैं जिसमें सिर्फ मतलब कि हम जहाँ समझते हैं कि बच्चों को बस जानकारी दी जाए। तो जैसे थोड़ी बात हम आज किए हैं, शायद हम लोगों को भी, क्योंकि एकदम नया एक प्लेटफॉर्म है, तो हम लोग भी शायद इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट इसमें मुझे लगता है कि बच्चों को जो है थोड़ा इसमें कैसे हम इंडिपेंडेंस दे सकते हैं, मतलब कि वो खुद से जो अपना एक मतलब कि चीजें करें ना। मतलब कि मुझे पता नहीं कि जैसे हम अगर फिर से अगर वही जो उनकी किताब में मैथमेटिक्स है उसी पे फोकस करना है, या उनकी किताब में जो 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 साइंस का दिया है वही टॉपिक हम लेके उसके अराउंड ही कुछ करना है, या हम क्या है कि उससे परे जैसे थोड़ा बात किया है हमने, तो उससे परे कैसे जाना है, और फिर उसमें जो विद्यार्थी है उसको कैसे, जो बच्चे जो है इनको कैसे हम इंडिपेंडेंस दे सकते हैं कि हम उनसे इंटरेक्शन करें, पर वो बहुत एक मिनिमल इंटरेक्शन हो, शायद वीक में एक बार उनसे कुछ इंटरेक्ट किया है, पर बच्चे जो हैं खुद से कुछ करें, खुद से आपस में भी बातचीत करते रहें, घर पे कुछ जो है करें, और जरूरी नहीं है कि वो जो उनकी किताबों में जो दिया गया है उसी के अराउंड करें। बच्चे कुछ भी करें, हम उसके अराउंड जो है समझने की कोशिश करें कि बच्चे जो हैं कैसे सीखते हैं, कैसे चीज़ों को समझते हैं ना। तो ये मुझे लग रहा है कि मतलब कि जो ऑनलाइन वाला है उसमें ऐसे ना हो कि हम फिर से जो एक तरफा जो बातचीत है वो चल पड़े, तो वो जो है क्योंकि फिर और भी जो है डैमेजिंग हो सकती है, हानिकारक हो सकती है। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल गुरिंदर, बहुत अच्छा सजाव है एक्चुअली ये कि हम भी जो है हम भी ये एक्सप्लोर कर रहे हैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को, और हम भी जैसे मैं मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी यहाँ पे। रिसेंटली हमने गरुड़ा स्कूल में जो है बच्चों के साथ फूड इस टॉपिक पर, ये जो टॉपिक उनके क्लासरूम में है, जो उनके टेक्स्ट बुक्स में है, उसको ही लेकर जो है बच्चों को, जैसे रवि ने भी कहा कि कुछ खाद्य पदार्थ और उनके इंग्रेडिएंट्स, तो बच्चों को जो है अपने माता पिता के साथ डिस्कस करके, तो ये जो डिस्कशन का आप बात कर रहे हैं, तो ये एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म हो रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहाँ पे ऐसे डिस्कशन जो है, ऐसे मुद्दे जो है, इनको हम लेकर बच्चों के साथ ओपनली थोड़ा बात कर सकते हैं। तो आई थिंक या आप जैसे कह रहे हैं ना कि ये डिस्कशन इनिशिएट करना, या आउट ऑफ द जो सिलेबस है या जो टेक्स्ट बुक से ही एकदम से हम स्टिक ना रहे, जो हमारा जो हमेशा होता है, उसके अलावा भी हम बहुत सारे एक्टिविटीज बच्चों के साथ बिल्कुल कर सकते हैं। तो या सो थैंक यू। आई थिंक रवि, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि इसमें अपने टीचर्स ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, अपना अनुभव शेयर करें। जी हेलो रवि जी हाँ, आगे हम बढ़ेंगे। जी जी ओके, नेक्स्ट। ओके, सो हम आप सभी टीचर्स को एक छोटा सा प्रैक्टिकल देना चाहते हैं, क्योंकि आज जैसे आपने सीखा अलग अलग ग्रुप में, जैसे आप जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, या जिनके पास मीडियम कनेक्टिविटी है, या जिनके पास हायर कनेक्टिविटी है, तो आप ऐसे तीनों अलग अलग ग्रुप के कोई भी 1, 2 या 3 बच्चे को सिलेक्ट कर सकते हैं, और उनके साथ एक एक्सरसाइज कीजिए आप, जहाँ पर आप उनको कोई कॉन्सेप्ट दीजिए और वो कॉन्सेप्ट के माध्यम से बच्चों को आप सिखाने की कोशिश कीजिए। तो हम चाहते हैं कि आप ये प्रैक्टिकल ये वीक ट्राई कीजिए। तो आप नेक्स्ट हमारा जब फ्राइडे को सेशन होगा, तो वो सेशन में आप अपना एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आप यहाँ पर सीख भी रहे हैं, पर आप जाके प्रैक्टिकल भी कर रहे हो, तो इससे आपकी स्किल भी अपग्रेड होगी। आप भी सीखोगे कि जब ये खुद से करना होता है, जब खुद से मैसेजेस टाइप करने हैं, या कहीं से इमेज उठा के बच्चों को देनी है, तो उसको कैसे आप अच्छे से फ्रेमिंग करके बच्चों के साथ आदान प्रदान शिक्षण का कर सकते हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये प्रैक्टिकल को अपने साथ कीजिए, और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए ये करने के लिए, आप ये दिए गए फ़ोन नंबर पे आप हमें टेक्स्ट भी कर सकते हो, आप हमें ईमेल भी कर सकते हो, जिससे मैंने आपको ईमेल किया है, या आप हमें व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो।
तो आप ये एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए और आप नेक्स्ट सेशन में कृपया करके ये प्रैक्टिकल शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट। या टीचर्स, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे 1-to-1 कॉल में। उस समय पे भी हम इन चीजों को बात करेंगे, ये प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे और आपको आपके ग्रुप में, अपने ग्रुप में, टीचर्स ग्रुप में आपको कांटेक्ट नंबर दिया जाएगा। इसके बारे में और जानकारी दी जाएगी, वहां पे आप शेयर कर सकते हैं। जी हाँ, और ये सेशन खत्म होने के तुरंत बाद मैं आपको एक गूगल लिंक भेजूंगा, गूगल फॉर्म लिंक भेजूंगा, जिसमें आपको अपना फीडबैक देना है। और मैंने 5 प्रश्न पूछे हैं जिसको आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है। तो आप वो 5 प्रश्न एक असेसमेंट की जैसे रूप में है, तो आप वो 5 प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिए और उसका जो भी स्कोर होगा मैं आपको ज़रूर दोबारा ईमेल पे आपको भेजूंगा। और ये फॉर्म भरने के लिए आपको केवल 60 सेकंड लगेंगे। तो इसके बाद मैं आपको तुरंत वो फॉर्म भेजूंगा आपके व्हाट्सएप पे और आपके ईमेल पे, तो आप उसको ज़रूर भरिएगा, सिर्फ 60 सेकंड आपके लगेंगे। और अगला जो हमारा सेशन है, अगला सेशन हमारा 7 अगस्त को होगा और ये सेशन का नाम होगा लर्निंग स्टाइल्स, द वे स्टूडेंट लर्न। तो कैसे अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट्स कैसे अलग अलग तकनीकों से आप उनको सिखा सकते हैं, तो इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और इसका गूगल फॉर्म आपको दिया जाएगा जिसपे आप अपना रजिस्टर कीजिए और आपको लिंक आपके ईमेल पर मिल जाएगी। जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट, ओके। आप सभी का इस सेशन में आने के लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आप सभी को धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया। और जिन लोगों ने भी अपने विचार शेयर किए, मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगा कि आप इस पर रिफ्लेक्ट ज़रूर कीजिए। और हम आपको इसकी पीपीटी और ये सेशन की रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं हम। तो अगर आपको फिर से ये रिकॉर्डिंग देखनी है, आपको समझना है, तो ये हम आपको ईमेल के ज़रिए आपको इसकी लिंक भी हम आपको संडे तक प्रोवाइड कर देंगे। धन्यवाद। या सुषमा। एक बार फिर से मैं आप सभी शिक्षक वर्ग, LNT और राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट का धन्यवाद करती हूँ। हमारे टीम का भी धन्यवाद करती हूँ और विद्या विधायी संस्था का भी मैं धन्यवाद करते हुए आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है वो खत्म करते हैं। थैंक यू टीचर्स। थैंक यू।